हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि दिए हैं हमारे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हेनरी फ्योल ने। उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। उन वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और काम करने में टाइमली और इफेक्टिवली। सो हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल्स को देते हुए प्रेजेंट करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल हो पाए। ऐसे प्रिंसिपल्स हो मैनेजमेंट के कि वो ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में वो एप्लीकेबल हो पाए। सेकंड थिंग कि ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर हमें कुछ चेंज की ज़रूरत हो तो हम अपने प्रिंसिपल्स में कुछ चेंज ला सकें। तो हम पढ़ते हैं उनके प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा का पूरा काम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन स्मॉल पार्ट्स को, वर्क के उन स्मॉल पार्ट्स को हम एक एक इंडिविजुअल को अलॉट कर देते हैं, ताकि वो जो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर पाए और काम थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में उनको मिलेगा तो वो जल्दी भी कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसा करने से जो पूरा का पूरा काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे? हर प्रिंसिपल के कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, और अगर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे कि अगर हम उनको एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग रिपीट पे उनको वो काम देंगे तो वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एक्सपर्ट होने के साथ वो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वो क्योंकि उस काम में वो पूरे के पूरे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो काम दोबारा से दोबारा करे जा रहे हैं, स्मॉल पार्ट्स में कर रहे हैं, तो इंक्रीज होगी उनकी स्पीड भी, और जो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो उनको फुली यूटिलाइज भी करेंगे। ऐसा करने से उनकी वर्क एफिशिएंसी भी एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज होगी। और अगर ऐसा ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क हम फॉलो नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या रहेंगे कि जो स्पेशलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगी, एफिशिएंटली वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो पूरा का सही तरीके से हर पर्सन को हम अलॉट कर पाएंगे एक एक पार्ट। अगर हम उसको डिवीज़न नहीं करते हैं तो काम देना, एम्प्लॉयज़ को वर्कर से काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि किसको किस तरह से काम दे, किसको ज़्यादा चला जाएगा, किसी को कम, टाइम भी कम ज़्यादा लगेगा और काम कंप्लीट भी टाइम पे नहीं हो पाएगा। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अथॉरिटी और प्रिंसिपल शुड गो हैंड इन हैंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि साथ साथ चलती हैं ये दोनों चीज़ें। अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है कि किसी को काम करने का राइट देना। हम उसको कुछ काम सौंप रहे हैं, मतलब उसको अथॉरिटी दे रहे हैं उस काम के करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो उसके रिजल्ट होंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेवार होगा कि इसका कुछ भी रिजल्ट आया उसके लिए तुम आंसरेबल होगे अपने सुपीरियर को। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। अगर हमने किसी को काम करने का राइट दिया है तो हमें उसके रिजल्ट के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराना चाहिए, ताकि वो इस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो काम अच्छे से करे। अच्छे से करेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छा होगा। तो ये हमें प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे इस प्रिंसिपल के कि अगर हम उसको अथॉरिटी देंगे, सफिशेंट अथॉरिटी देंगे, उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे उस काम की, तो वो अचीव कर पाएगा अपने टारगेट्स को। और कम जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं उसको भी वो अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा। उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि मुझे अथॉरिटी मिली है और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहेगा क्योंकि वो उस काम के लिए आंसरेबल है अपने सुपीरियर को। और इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या रहेंगे ऐसा करने से?
ऐसा ना करने से क्या होगा? ऐसा करने से तो हमने देखा कि क्या होगा। ऐसा ना करने से क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो पाएगा, वो मिसयूज करेंगे अपनी अथॉरिटी का। अब उन्हें अथॉरिटी है, राइट है काम करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, तो वो अपनी मिसयूज करेंगे अथॉरिटी को, काम को सही ढंग से नहीं करेंगे, टाइमली नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए किसी को भी आंसरेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए हम अपना काम करें, वैसा एनवायरनमेंट बना के रखें, और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करें। वो होता है डिसिप्लिन वे में काम करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपस में कोऑर्डिनेशन रखना, कोऑपरेशन बना के रखना। तो इस ये प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे अगर हम जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की एग्रीमेंट है उसको हम फॉलो करते हैं, सुपीरियर्स हो चाहे सबऑर्डिनेट्स हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो सक्सेसफुल होंगे वो अपने सारे काम में। और सक्सेसफुल होंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए बेनिफिशियरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा कर रही है तो एम्प्लॉयज़ को भी वो अच्छा इनिशिएटिव देगी, अच्छे उनकी पेमेंट्स करेगी। और एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन होने से उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होगी बाहर की सोसाइटी में, बाहर की मार्केट में। नेक्स्ट वन, उसकी उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक वे में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, तो वो अपना काम टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। लेबर मैनेजमेंट के रिलेशंस अच्छे रहेंगे कि जो मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज़ है, जो स्ट्रेटजीज़ है, उनको वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, तो उनके आपस में रिलेशंस अच्छे रहेंगे। अगर ये हम डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती हैं तो क्या वॉयलेटिंग फैक्ट्स रहेंगे? नॉर्मल हमारी लाइफ में भी हम कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन वे में हमें रहना चाहिए, हमारा जो रूटीन होना चाहिए वो डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमें अपने अपने काम डिसिप्लिन में रहकर अपने अपने काम करने चाहिए, ताकि जो हम करना चाहते हैं वो सही तरीके से हो पाए। तो इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या रहेंगे? डिसिप्लिन में नहीं है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन भी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, एटमॉस्फेयर डाउट्स वाला रहेगा, और एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक सुपीरियर से ही ऑर्डर्स मिलने चाहिए, कि उनका एक ही सुपीरियर हो, एक ही उनका सुपरवाइज़र हो जो उनको ऑर्डर्स दे एक टाइम पर, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस सुपरवाइज़र को, उस सुपीरियर को आंसरेबल होने चाहिए। मीन्स कि इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो डायग्राम है, ये एक ए सुपीरियर है, ए कोई एक सुपीरियर है, उसके अंडर 3 लोग काम करते हैं, 3 उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, बी सी एंड डी। ए ने बी को ऑर्डर दिए, सी को ऑर्डर दिए, डी को भी ऑर्डर दिए, तो इन तीनों सबऑर्डिनेट्स को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं एक टाइम पर, और ये जो बी सी एंड डी है वो इसी को ही आंसरेबल है अपने अपने काम के लिए। तो ए ने इनको काम समझा दिया, काम करने का तरीका बता दिया, और काम टाइम पे कंप्लीट करके वो ए को ही उसके लिए आंसरेबल है। तो सेकंड डायग्राम में ए और एक्स दो सुपीरियर्स हैं, दो सुपरवाइजर्स हैं सेम लेवल के, और बी सी एंड डी उनके अंडर काम करते हैं। तो एक टाइम पे उनको बी से भी और ए से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, एक्स से भी मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा इनके लिए कि ये किसको प्रायोरिटी दें, किसका काम पहले करें, किसकी ऑर्डर्स को फॉलो करें। और अगर एक का कर दिया तो दूसरे के साथ इनके रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे, हो सकता है उसका इम्पोर्टेंट हो, इसका ना हो, तो ये कंफ्यूजिंग में, डाउट्स में रहेंगे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से
क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि ऐसा करने से सबऑर्डिनेट्स की हो और सुपरवाइजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इनके रिलेशंस अच्छे होंगे, कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्लियर होंगे ये अपने अपने काम को लेके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होंगी कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसने किसको दिया है, तो ये फिक्स होंगी। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिवीजन के लिए एक हेड होना चाहिए और उस डिवीजन का एक ही प्लान होना चाहिए जो उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उन सब के लिए। मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो डिविजन्स हैं, लाइक एक ऑटोमोबाइल कंपनी है वो दो चीज़ें प्रोड्यूस करती है, दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, एक स्कूटर्स और एक कार। तो स्कूटर के लिए जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, परचेज और प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, उस और कार्स में भी ये एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव तो है, इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाना है, जितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग सेल करनी है, और एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट डिफरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन इन दोनों की प्रोडक्शन अलग तरह की है, अलग तरह की परचेज होनी है, अलग रॉ मटेरियल आना है और अलग तरह की इनको मार्केटिंग चाहिए। इनके हेड अलग अलग होने चाहिए और जो हेड है वो अपने अपनी डिवीज़न के अकॉर्डिंग प्लान बनाए, ताकि वो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव के अंडर जो है इनका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो इनका यही है ना कि ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए, लेकिन इनके इंडिविजुअली कुछ कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उन टारगेट्स के लिए इनको खुद अलग अलग डिवीज़न के अकॉर्डिंग प्लान बनाने पड़ते हैं, और उन प्लान बनाने वाले जो हेड्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। एक डिवीज़न के लिए एक ही हेड होना चाहिए, दो तीन डिवीज़न के लिए अगर एक हेड होंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसके लिए भी इतना वर्कलोड हो जाएगा, और हर किसी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो अगर एक स्ट्रेटजी से सब काम करेंगे तो किसी का तो टारगेट फुलफिल होगा, किसी का नहीं होगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही लॉस है और उस डिवीज़न के लिए तो लॉस है ही है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या प्रिंसिपल कहता है कि वन हेड और वन प्लान होना चाहिए जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। एक डिवीजन के लिए एक अलग हेड हो, वही प्लानिंग करे, ये प्रिंसिपल कहता है। अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखें तो ऐसा करने से क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन आएगी, कि वही डिवीज़न के लोग वही एक्टिविटीज़ बारी बारी रिपीट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनमें स्पेशलाइजेशन आएगी, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। और ऐसा ना करने से क्या क्या वॉयलेटिंग इफेक्ट्स होंगे, टारगेट्स अचीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, कन्फ्यूजन्स रहेंगी आपस में अपनी एक्टिविटीज़ को लेके, अपने काम को लेके, अपने टारगेट्स को लेके। तो प्लान समझने में भी प्रॉब्लम्स होगी कि कौन सा प्लान किसके लिए बेनिफिशियल है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट वन इज रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज। इस ये रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स को अचीव करने में वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें फेयर रेमुनरेशन देना चाहिए, फेयर पेमेंट देनी चाहिए, जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जितने वर्किंग आवर्स वो कर दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको पेमेंट देनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो अपना जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर पाए, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको तो फुलफिल कर पाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे उनको अच्छी पेमेंट मिले, उनके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले, तो वो मूव ऑन कर जाएंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहेंगे कि अगर हम उनको टाइमली देंगे
और फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो क्या होगा, मोटिवेट होते रहेंगे वो अपने काम को लेके कि हम जितना कर रहे हैं उतना ही हमें पेमेंट हो रही है, तो वो काम अच्छे से भी करेंगे और मोटिवेट होंगे कि आगे एंकरेज होंगे कि आगे के हम और जल्दी काम करें और अच्छे से काम करें, ताकि हमें और अच्छा पेमेंट मिले, अच्छी रेम्यूनरेशन मिले, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स और हो हमारे लिए, और लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।